मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। क्या कि मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूं। इसे आप कहीं भी आप चिपका सकते हैं सर। ये मोटिवेशनल कोट है, ये ग्लूकोज की तरह होता है, ज्यादा आपको ये फायदा करेगा नहीं। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद साथियों। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए दिल से स्वागत है। जिसमें आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब वो किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये ऐसे तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, या फिर बैंकिंग एग्जाम, या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करते हुए हम सबसे पहला सवाल से आपको मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहला सवाल ही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्या? आप देख सकते हैं क्या कहता है सबसे पहला सवाल कि सिंधु घाटी के किस स्थान से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं। यानी सिंधु घाटी के किस स्थान से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं। इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते ही हैं। सिंधु घाटी जो है किस स्थान से जलाशयों के प्रमाण मिले, तो उस जगह का नाम है धौलावीरा। उस जगह का क्या नाम है? धौलावीरा। ठीक है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। क्या नाम है? धौलावीरा नाम है। ठीक है, और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। साथ में धौलावीरा नामक जगह से, ये जो धौलावीरा है, यहीं से ही नेवले की मूर्ति मिला। किस चीज की मूर्ति? नेवले की मूर्ति मिला था। देखिए, नेवले का मूर्ति प्राप्त होता है। ठीक है ना, यहीं से धौलावीरा स्थान से। साथ में धौलावीरा जो है, ये एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। ये आपका प्रश्न था और ये इसका आंसर था। अब इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों को हम इधर कुछ डिस्कशन कर देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्नागार है, ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिलता है? तो बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिलता है। लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिलता है? तो लिपस्टिक का प्रमाण चंदहुदड़ो से मिलता है। चंदहुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिलता है। चूड़ी का प्रमाण कहां से मिलता है? तो कालीबंगा। चूड़ी का प्रमाण कहां से मिलता है? कालीबंगा से। चूड़ी का परिमाण कालीबंगा से मिलता है, चूड़ी का प्रमाण। उसके बाद आरके 37 कब्रगाह का जो साक्ष्य है, ये कहां से मिलता है? तो ये हड़प्पा से मिलता है। चावल का दाने का, ये भी लोथल से मिलता है। नृत्यक का मूर्ति का, ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। और एक और सवाल बनता है, स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिला था? स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिला था? तो स्टेडियम का साक्ष्य भी धौलावीरा से ही मिला था। और ये सभी सवाल जो है एसएससी और रेलवे यहां से भर भर के सवाल पूछता है सर। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे याद करने का कुछ हम तरकीब आपको बता देते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जलाशय पूछा है ना, जलाशय मतलब पानी। अब पानी से मान लीजिए आप कपड़ा धोलिएगा, तो धोलिएगा तो धौलावीरा। तो जलाशय का प्रमाण कहां से मिला है? तो धौलावीरा से। जलाशय का परिमाण धौलावीरा से मिला है। ठीक है, अब अन्नागार में क्या रहता है? अन्न रहता है, और अन्न को खाएगा कौन? तो मोहन खाएगा। अन्नागार में अन्न रहता है और अन्न को खाएगा कौन? मोहन खाएगा। तो अन्नागार मोहनजोदड़ो। अब बंदरगाह, बंदर जो होता है वो लोथ होता है। बंदर जो होता है वो कैसा होता है? लोथ होता है। तो बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। अब लिपस्टिक भी कोई लड़की लगाती है तो हुदड़ो, मतलब हुदड़ो जैसा लगती है, हुदड़ो जैसा लगती है, तो लिपस्टिक का चंदहुदड़ो से। चूड़ी जो है, ये चूड़ी पहनती है काली माता, तो चूड़ी का हो जाएगा कालीबंगा। आरके 37 कब्रगाह हड़प्पा। अब समझ लीजिए, जमीन को लोग तो हड़प ही रहे हैं, साथ में कब्रिस्तान को भी लोग हड़पने लगे। तो आरके 37 कब्रिस्तान कहां से मिला है? हड़प्पा से। चावल का दाना लोथल से। चावल खाने पर क्या आने लगता है? आलस आने लगता है, यानी लोथ हो जाते हैं, तो चावल भी लोथल से मिला है। नृत्यक का मूर्ति, नृत्यक यानी कि
डांस करती हुई मूर्ति को मोहन देख रहा है। तो नृत्यक का मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। और स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से ही मिला। ठीक है, तो ये सब सवालों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है, खासकर एसएससी एमटीएस तक डायरेक्ट यहाँ से सवाल उठाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है सर? हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको जानना है तो आप तेरे नाम और गजनी देख सकते हैं, प्यार में किन किन हदों को वो लोग पार किए थे और क्या अंजाम भुगते। ठीक है, उसी तरह ये तंत्रिका तंत्र, ये जहां डिस्टर्ब हुआ समझिए कि काम है खत्म हो गया। तो तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी क्या होता है? जो एमटीएस पूछा है, तो कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड का अध्ययन। किसका अध्ययन? यूनिवर्स, यूनिवर्स का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? तो पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी आप सबको मालूम है, साइटो यानी सेल का अध्ययन करना, यानी कोशिका का अध्ययन करना। डिस्मोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं सर? तो डिस्मोलॉजी में शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान की रचना की हम लोग इसमें पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल आपका ये पूछा था कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, लेकिन जो एसएससी और रेलवे जो ऑप्शन डाला था ना उसका भी हम पूरा डिस्कशन करा दी। तो देखिए सिलेक्शन आपका तंत्रिका तंत्र के अध्ययन पढ़ने से नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो ऑप्शन है उसके पढ़ने से आपको होगा। ठीक है, आप सबको ही मालूम है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लेकिन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इस सबको ना मालूम है, लेकिन सिलेक्शन अध्यक्ष से ना होने वाला, उपाध्यक्ष से होने वाला, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो आप लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा, इसमें बोलना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मेरा आज पेन को थोड़ा वायरस ढुक गया है। अब देखिए हमारा तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि हुमायूं नामा को किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको बता दें कि हुमायूं नामा जो है, ये आपको इससे पहले आपको हम समझा देते हैं कि जो हुमायूं है इसका पिताजी का नाम है क्या? तो हुमायूं का पिता का नाम है बाबर। क्या नाम है? बाबर नाम है। ठीक है, हुमायूं का पिता का नाम है बाबर, और हुमायूं का अब बाबर का बेटी का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, गुलबदन बीसे बेगम याद रख लीजिए। ठीक है, बाबर का बेटी का नाम है गुलबदन बेगम, तो कहीं ना कहीं हुमायूं का ही क्या लगी? सिस्टर लगी, यानी बहन लगी। ठीक है, तो हुमायूं नामा का लिखने का काम किए हैं गुलबदन बेगम, यानी हुमायूं नामा जो है ये अपने बहन लिखी है, जिसमें गुलबदन बेगम जो अपने भाइयों को ये हुमायूं के बारे में चित्रण करती है, यानी कुछ बात महत्वपूर्ण टॉपिक को इसमें चित्रण दर्शाया गया है। तो हुमायूं नामा जो है इसी की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, और हुमायूं का पिताजी का नाम था बाबर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सवाल आपका ये था और ऑप्शन में क्या क्या पूछ चुका था, उन सभी सवालों को यहाँ पे अब डिस्कशन होगा। इसे आप नोट कीजिएगा कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं का बहन का नाम है गुलबदन बेगम, हुमायूं का पिताजी का नाम है बाबर। देखिए सवाल क्या पूछता है कि तारीख ए मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बता दें कि तारीख ए मुबारक शाही बुक जो है याहिया बिन अहमद, क्या? याहिया बिन अहमद याहिया बिन अहमद के द्वारा लिखा गया है। रहेला किसके द्वारा लिखा गया? तो रहेला इबन बतूता के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद क्या बोलता है कि खजाइनुल फुतू किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो खजाइनुल फुतू जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, देखिए पेन में थोड़ा ये सही से नहीं चल रहा। सीरे अकबर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सीरे अकबर दारा सिक्को के द्वारा लिखा गया है, सीरे अकबर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा। किनके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, और भी है सवाल, आई होप आप कर लिए होंगे। देखिए आगे एक पूछता है अकबरनामा किसने लिखा? देखिए बाबरनामा बाबर लिखा, लेकिन अकबरनामा अबुल फजल लिखा। अकबरनामा कौन लिखा? अबुल
अबुल फजल, अबुल फजल। आईने अकबरी कौन लिखा? अबुल फजल। सीरे अकबर कौन लिखा? तो सीरे अकबर दारासी को लिखा। खजाइनुल फुतू कौन लिखा? तो खजाइनुल फुतू ये अमीर खुसरो लिखा। रहेला इब्न बतूता और तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद, हुमायूं नामा की बहन, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, सन सिस्टर, ये कह सकते हैं कि डॉटर ऑफ बाबर और सिस्टर ऑफ हुमायूं। ठीक है, तो थोड़ा अंग्रेजी भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न मंदिरे से बन जाता है और एमटीएस का ऐसा कोई भी शिफ्ट ना है जिसमें मंदिर, नृत्य और उत्सव और पार्क से ना पूछा हो। ठीक है, तो देखिए पूछता है क्या कि मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मुरुदेश्वर मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और आपको बता दें कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में स्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में स्थित है और मुरुदेश्वर मंदिर भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब आपको एक मंदिर तो याद करने से नहीं होगा। अब कर्नाटक में जो मंदिर शामिल है उन सभी मंदिरों का हम यहाँ पे सूची रख दिए हैं। देखिए पहला विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, बदामी गुफा मंदिर कर्नाटक में है, हलीबीड होशलाएश्वर मंदिर भी कर्नाटक में है, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर भी कर्नाटक में है, श्रृंगेरी शारदा पीठम मंदिर भी कर्नाटक में है, मैसूर चामुंडेश्वरी मंदिर भी कहाँ? ये सभी मंदिर कर्नाटक में है। और कर्नाटक में एक और नेशनल पार्क है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में ही स्थित है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कर्नाटक का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसका नाम है यक्षगान। जिसका नाम क्या है? यक्षगान है। एक प्रमुख लोक नृत्य है वहां का जिसका नाम क्या है? यक्षगान। ठीक है, तो इस बात को भी आपको सर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 1793 में, एक सेकेंड ये लीजिए, 1793 में बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? देखिए सबसे पहला सवाल तो ऑप्शन से ये बन गया कि हाँ भाई अस्थाई बंदोबस्त जो है सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ। और कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। लागू करने का काम कौन किए थे? तो कॉर्नवालिस किया था। ठीक है, कौन किया था? कॉर्नवालिस किया था। कॉर्नवालिस जो है कॉर्नवालिस कोड दिया। कॉर्नवालिस जो है कॉर्नवालिस कोड दिया। अब कॉर्नवालिस कोड का मतलब है कि कॉर्नवालिस कुछ नियम दिए होंगे, उसी नियम को कॉर्नवालिस कोड कहा गया। और कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस, क्या सिविल सर्विस और पुलिस का जनक माना जाता है, किस? कॉर्नवालिस का। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए गोद हड़प नीति को कौन लाया था? तो गोद हड़प नीति को लाया था डलहौजी। कौन लाया था? डलहौजी लाया था। गोद हड़प नीति यानी जिसका भी वंश नहीं है, जिस शासक का, उसका वो राज्य ही हड़प लेगा, डलहौजी। तो गोद हड़प नीति लाने का काम किया डलहौजी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुआ। ठीक है, तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में होता है। और मेयो कॉलेज की स्थापना जो है ये अजमेर में किया जाता है, मेयो के ही द्वारा, अजमेर में। ठीक है, तो मेयो कॉलेज की स्थापना मेयो के द्वारा अजमेर में किया जाता है। और मेयो की हत्या जो है, मेयो की हत्या अंडमान एंड निकोबार में होता है। ठीक है, तो मेयो की हत्या कहाँ होता है? अंडमान एंड निकोबार में होता है। इन चीजों को यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप ध्यान दीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है। पहले ये कि नियमित जनगणना कब हुआ? तो नियमित जनगणना जो है 1881 में होता है, रिपन के समय। किसके समय? रिपन के समय होता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था कौन? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लीटन। कौन लाया? लीटन लाया। लेकिन इसे बंद करने का काम कौन किया? तो रिपन किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कांग्रेस डैश के मस्तिष्क की उपज है, एक रिपन है, एक डफरीन है, डफरीन। तो डफरीन को बोला जाता है कांग्रेस के मस्तिष्क का उपज। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लीटन, बंद किया रिपन। और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय होता। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।